एक ही टर्न का है बच्चे, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं, कि बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल सिंगल टर्न का कॉन्सेप्ट है और है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने भी एक डेरिवेशन जब करे ना 12th के अंदर बोर्ड्स एग्जाम में, तो उसमें बेचारे डिफरेंशिएशन का तो नंबर आया ही नहीं, ज्यादा इस्तेमाल किसका किया, तो फिर ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा ही है उससे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, रेट मेजर है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये मैं पहले बता देता हूँ क्या है। इंटीग्रेशन बेसिकली इट्स समेशन, समेशन है बेटा, ये समेशन है, समेशन, तो ये जोड़ है एक तरीके से। तो जहां भी आपको भाई, जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलूं कि मुझे साइन थीटा की वैल्यू को 0 से 90 तक ऐड करो, तो साइन थीटा 0 से 90 तक ऐड करोगे तो ये थोड़ा ना कि आप 0, 30, 45, 60 ले लोगे। 0 से 30 में ही इनफाइनाइट एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और सबसे बड़ी बात साइन थीटा कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब 1.1 डिग्री, 1.2 डिग्री, सर नहीं हो पाएगा, मतलब हम इसको मैनुअली तो ऐड नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर ऐड करना है ना बच्चे, कंटिन्यूअस फंक्शन को, देन वी नीड इंटीग्रल। मतलब मैं एक छोटी सी बात कहूँ, एक बिल्कुल छोटी सी बात, एक बिल्कुल जरा सी बात, ये सर रॉड है, बट बहुत छोटी सी बात, एकदम प्यारी सी बात, इस रॉड पे मटेरियल सेम नहीं है, इस रॉड का ना, ये जैसे मेरे हाथ में है ना, बिल्कुल ऐसी है, कहीं कोई और प्लास्टिक लगा है, कहीं और प्लास्टिक लगा है, तो हर हिस्से की डेंसिटी अलग अलग, और मानो कि इसका जो मास है मेरे बच्चे, इसका मास जो है ना वो वेरी कर रहा है विद द एक्स, ये देख, मतलब एक्स 0 पर 1, यहां पर मानो 1 ग्राम, फिर एक्स 1 पर गए तो 3 ग्राम, एक्स 2 पर गए तो 5 ग्राम, ऐसी 1.1 पे भी है, 1.2 पे भी है, 1.3 पे भी है, क्योंकि एक्स तो हर जगह एग्जिस्ट कर सकता है भाई, ये है, ये देख एक्स एक्सिस है ना, तो है क्या ये है वेरिएबल मास रॉड, यही तो है भाई, ये वेरिएबल मास रॉड जिसके हर हिस्से में अलग अलग मेटल का इस्तेमाल किया गया। आम है भाई, अब आम तो नहीं था लेकिन इस एग्जाम ने आम बना दिया है, क्या किया जाए, मजबूरी है, वरना तो यूनिफॉर्म मास ही होता था। चलो अब तो लगता है डर, रात में सोते समय ऐसा लगता है कहीं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना आ गया, पहले नहीं लगता था, पहले लगता था mr²/12 याद करो आगे बढ़ो, अब तो लगता है ऐसा ना हो जाए कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का डिस्क पकड़ा दे और कहीं इसका इनर्शिया निकाल दो, या कोई ऐसा सिस्टम पकड़ा दे, तो अभी थोड़ा सा गणित पे और थोड़ा विचार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि फॉर्मूला तो याद हो ही जाते हैं यूनिफॉर्म केस में, नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा हमें आउट ऑफ बॉक्स जाके कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ता है, लग जाती है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो सारी चीजें बेसिक मैथ से ही रिलेटेड है। तो मैंने ये बोला कि इसका मास बदल रहा है ना बच्चे, तो मैं इस पे अगर छोटा सा हिस्सा ले लूँ ना, जैसे मैंने dx लिया, तो ये वेरिएशन ऑफ मास है, उसमें वेरिएशन ऑफ मास, तो अब मेरे से पूछे इसका टोटल मास निकालो, तो फिर मेरे को टोटल मास निकालने के लिए मुझे हर एक हिस्से के मास को जोड़ना है, 0 से लेके मानो कि ये 10 सेंटीमीटर की रॉड है, 0, 1.1, 1.2, 1.3, और ये सब निकाल के मुझे क्या करना होगा, ऐड। ठीक है, अब एडिशन के अपने नियम होते हैं, अपने रूल होते हैं, फंक्शन कैसे बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन एक दिमाग में विचार तो आता है ना कि भाई आपको अगर एक कंटिन्यूअस वेरिएशन को क्या करना है, ऐड, कंटिन्यूअस है ना, और नंबर क्या है, लार्ज नंबर है, मैन्युअली कर नहीं सकते, तो फिर एक ही सहारा है, कौन, इंटीग्रेशन। और छोटी सी बात और सुन लो, यही वहां पे भी लिखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, एंड ज्योमेट्रिकली इट्स एरिया बाउंडेड राइट बाय द फिगर, मतलब कोई फिगर जितना एरिया बाउंड करेगा ना विद एक्सिस, राइट, अभी आ जाएगा सब भाई, जब एप्लीकेशन करेंगे सर लिख ही देंगे भाई, तीसरा मतलब नहीं है, दो ही मतलब है, या तो जहां जोड़ने की जरूरत हो वहां इंटीग्रल आ जाएगा, या जहां पे एरिया की जरूरत हो। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आगे बढ़ने की से पहले, जितने भी ग्राफ्स आप देखते हो फिजिक्स में, जितने भी ग्राफ देखते हो, उन ग्राफ में दो आउटकम है जो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दो आउटकम,
या तो बच्चे उस ग्राफ का टेंजेंट कोई परिभाषा बताएगा, सिंपल भाषा में बोलूंगा, परिभाषा मतलब कोई डेफिनेशन बताएगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करेगा, या दूसरा एरिया। कोई ऐसे ही ग्राफ आ गया, मतलब मैं खतरनाक ग्राफ तेरे को दे दूंगा कभी, कोई ऐसी ग्राफ आ गया सर, उल्टा सीधा कोई ग्राफ 1/a और t का ग्राफ दे दिया ऐसे बैठे बैठे, क्या दे दिया 1/a और t का ग्राफ, लेना एक ना देना दो, क्या दे दिया 1/a और t का ग्राफ, या मान लो 1/v और ds का ग्राफ, 1/a और ds का s का ग्राफ दे दिया, x का 1/a और डिस्टेंस का ग्राफ दे दिया। पूछा भाई इसमें फला फला क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी इसमें एग्जिस्ट करेगी, कैसे निकलेगी, कि बता दो भाई वेलोसिटी चेंज कैसे निकलेगा। तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपकी जिम्मेदारी है दो ही चीजें चेक करना, या तो ग्राफ के अंदर स्लोप किसी चीज को डिफाइन करेगा, या ब्लाइंड डिस्कशन, क्योंकि स्लोप डिफाइन करेगा या एरिया, ठीक, क्योंकि ये इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया, ठीक। तो ये सिंपल सा आइडिया है, दो ही एनालिसिस है ग्राफ के अंदर जो डिफाइन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को। स्लोप चूंकि डेरिवेटिव से रिलेटेड है और एरिया समेशन से रिलेटेड है, जो डेफिनेशन समेशन की। तो देख ये तरीका है लिखने का, क्या लिखा है ये इंटीग्रल, ये तरीका है लिखने का इंटीग्रल y dx, और फिर वही y क्या है फंक्शन ऑफ x, जैसे वहां लिखा था सेम ही तरीके से तो लिख रहा हूं। और ये क्या मेरे बच्चे, अरे यार वैसे ही तो है भाई, कहाँ चेंज है, वहां भी तो ये लिखा था। x क्या डिसाइड करेगा, वेरिएबल, भाई x क्या डिसाइड करेगा, वेरिएबल। जैसे मैं कहूं ये देख मेरे बेटे, या y dt कर देंगे सर, y किसका फंक्शन होगा, ठीक है। इसमें कौन सी, जैसे वहां था सेम यहाँ है, इतना सा भी अंतर नहीं, जरा सा भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये इंटीग्रल को एक्सप्रेस करने का तरीका, आगे चलेंगे बट 2 मिनट थोड़ी सी बात और कर लें, जरूरी बात, कि भाई fx इज अ फंक्शन, इसको हमने इंटीग्रेट करा मेरे बच्चे, और मुझे मिल गया कैपिटल fx। छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, ओए होए ये क्या सर, है तो छोटी सी बात, है बहुत जरूरी, कि सर fx का डिफरेंशिएशन करे तो वापस कहाँ आ गए, स्मॉल fx पे। देख मैंने स्मॉल f को इंटीग्रेट करा कैपिटल f को डिफरेंशिएट करा, तो एक लाइन बोलने में कोई गुरेज नहीं कि दोनों रिवर्स फिनोमिना है। और ये रिवर्स फिनोमिना बोलते ही देख एक रास्ता भी खुल गया, मालूम क्या, जैसे मैं पूछूंगा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, तो कॉज x का इंटीग्रल क्या होगा, बस खत्म, फॉर्मूला घर जाओ, फिनिश हो गए। वो जो 6 थे ना, उन 6 के 6 तो आप खुद ही बना लोगे, उसमें मेरा तो कोई काम है ही नहीं। अब मैं जो आज बताऊंगा 6 वो अलग बताऊंगा, मैं एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ाऊंगा, वो 6 तो पॉकेट में है ना भाई। log x का डिफरेंशिएशन, तो 1/x का इंटीग्रल log x, मैं उसमें क्या बताऊं, वो तो 6 ऑलरेडी बने हुए, उसमें तो मेरा कोई काम ही नहीं है सर, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। x का डिफरेंशिएशन, dy dx ऑफ x कितना था, कल तो 10 बार किया, dy dx x कितना 1 का इंटीग्रल x, इसमें एक्चुअली कांस्टेंट का 0 नहीं है भाई, ये तो एक तरफ आप कह रहे हो जोड़, तो फिर जोड़ मतलब थोड़ा सा ये कि वेरिएबल में, ठीक, कांस्टेंट थोड़ा सा 0 होना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, 0 होगा तो डेफिनेट में होगा। चलते हैं आगे बढ़े, मतलब है रिवर्स फिनोमिना ना भाई, इसीलिए देख ऐसा कहा जाता है, एक लाइन बहुत जरूरी सर बोलेंगे, पूरे फिजिक्स में कहीं भी कोई फॉर्मूला सपोज डिफरेंशिएशन में आ गया, तो टीचर ना भी पढ़ाए तो इंटीग्रल की डेफिनेशन खुद लिख लिया करो। किसी ने बोला dy dx ऑफ a इज b, ए और बी कोई फिजिकल क्वांटिटी है भाई। किसी ने बोला डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, सुना मैं ए बी नहीं बोलता भाई, कोई ऐसा थोड़ा 11वीं के बच्चे बैठे मैं डरूं आपसे, नहीं, dy dx ऑफ वोल्टेज ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो जरा रिवर्स बोलना, इंटीग्रल ऑफ ई कैन गिव, आज भी वैसे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अभी चलो बच्चे हो तो माफ किया, वरना ई dx का इंटीग्रल dv देता है, आएगा समझ में, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि a का डिफरेंशिएशन b, तो b का इंटीग्रल, तो मतलब ऐसा तो सर मैं हर जगह 2 परिभाषाएं खुद ही बना लूंगा। अगर कोई चीज डिफरेंशिएशन से डिफाइंड है तो इंटीग्रल की डेफिनेशन तो मैं बगल में लिख दूंगा, और सही करोगे आप, अगर ऐसा आप करोगे देन लेटर ऑन यू विल बी द मास्टर ऑफ द टॉपिक, भाई आप तो बिल्कुल मास्टर बन जाओगे टॉपिक के। यही तो टीचर भी करता है कि पूरा 1 घंटा बिता देता है भाई, पहले आधे घंटे में पढ़ाएगा वोल्टेज को डिफरेंशिएट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, फिर अगले आधे घंटे में पढ़ाएगा कि ई को इंटीग्रेट करो तो पोटेंशियल डिफरेंस,
क्लास तो एक ही चल रही है, पढ़ के तो वहां से अंदर से एक ही लाइन आया, उसी लाइन से दो फॉर्मूले बन गए भाई। तो ऐसा याद रखना है, बहुत फायदेमंद चीज है ये। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से सुने क्या बताते हैं सर। ठीक, दो तरह के होते हैं इंटीग्रल, यहीं पे कथा खत्म कर देंगे। एक तरह के इंटीग्रल को क्या बोलते हैं बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, और दूसरे तरह का इंटीग्रल, हाँ वेरी गुड। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा सा डाइजेस्ट तो नहीं होता कि जब आप चीजों को जोड़ रहे हो तो इनडेफिनेटली कैसे जोड़ोगे भाई। मैंने भी आपसे कहा साइन थीटा को जोड़ो, तो आपसे बोला ना 0 और 90 के बीच, और मैं कहूं साइन थीटा को जोड़ो तो अजीब आदमी बात कर रहा है, क्या जोड़े भाई। तो यही है इनडेफिनेट इंटीग्रल। थोड़ा सा मतलब फिजिक्स में तो कोई लॉजिक है नहीं उसका, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमसे जुड़वा लेते हैं लेकिन उसमें लिमिट नहीं देते कहां से कहां तक जुड़ना है। तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे भाई, निभानी पड़ती है, क्या किया जाए। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है ये देख एफ एक्स डी एक्स, लेकिन कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ। तो जब दूसरा लिखूंगा तो अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। ये देख डेफिनेट इंटीग्रल, ये देख बच्चे, और ये वेरिएशन ए से बी किसका है, एक्स का। किसका वेरिएशन है, एक्स का वेरिएशन है। एक्स वेरी कर रहा है ए से, भाई कहीं पर एक्स वेरी कर रहा है ए से बी तक, और मुझे इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स निकालना है, जोड़ निकालना है फंक्शन का। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, एक्स साइन एक्स कॉज एक्स, कुछ भी लिखो यहाँ पर, उन 6 फंक्शन में कोई भी फंक्शन लिखो यहाँ। ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट। सर क्या करते हैं इनमें, डेफिनेट इंटीग्रल कुछ अलग है ना, ना बच्चे, इनके मेथड ऑफ ऑपरेशन में कोई अंतर नहीं। इसमें इंटीग्रेट करके आया क्या, कैपिटल एफ एक्स। तरीका थोड़ा सा समझे, ये लोअर लिमिट और ये, हाँ जैसे वहां पर रॉड की लंबाई में हम लिमिट लगाते तो 0 से 10 लगाते ना बच्चे। रॉड का फैलाव कितना है, x 0 से x। अब कोई कहता है टोटल मास निकालो, तो मैं क्या निकालू यार, कैसे निकालू। अब यही है थोड़ा इनडेफिनेट इंटीग्रल, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ में नहीं आती बात क्यों है, लेकिन जब दिया रहता है तो करना पड़ता है। डेफिनेट हमारा ये मेन पार्ट है, क्योंकि हमें पूरे काइनेमेटिक्स में लॉज ऑफ मोशन में इसी का इस्तेमाल करना है। इंटीग्रेट करने के बाद ये देख बच्चे, ये पहले पहले अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, देन तो पहले ऊपर वाली लिमिट फिर नीचे वाली लिमिट। जब ऊपर वाली लिमिट लगाई तो x की जगह बन गया एफ बी, जहां जहां x है वहां b लगा दिया, और फिर नीचे वाली लिमिट लगाई फिर क्या बन गया, एफ ए। ये बन गया, यही आंसर हो गया। अभी मैं करूंगा थोड़ी देर में तो सामने बात क्लियर हो जाएगी। सर व्हाट अबाउट दिस, नथिंग। इसमें तो बच्चे कुछ भी नहीं करना, इसमें तो आपने इंटीग्रेट करा ना, एंड लीव इट इन एक्स, इसको वेरिएबल में ही छोड़ दो, इसमें आंसर नहीं निकालना है। आप ऑब्वियसली वो आंसर थोड़ी ना है, वो तो एक इनकम्प्लीट आंसर है, साथ में भूल चूक लेनी देनी। एक कांस्टेंट ऐड कर दो, अगर कोई गलती है तो भाई माफ करियो। अगर इसमें +2 लिख दोगे तो भी सही है, +3 लिख दोगे तो भी सही। एक फॉर्मूले हैं, मतलब मैथ्स में ऐसे 2 फॉर्मूले हैं, हर किताब में अलग अलग लिखे हैं, एंड यू नेवर बिलीव इट। ये कैसे हो सकता है, ऐसा है 1/√x² + a² का इंटीग्रल जो होता है ना, मतलब ऐसे मैं डिस्कस कर रहा हूं तेरे से, log x + √x² + a² अपॉन a, कहीं ये लिखा है और कहीं लिखा है log x + √x² + a²। अरे क्यों, क्योंकि log जो a नीचे था ना, log m/n को log m - log n लिखा, माइनस log a को कांस्टेंट में डाल दिया। तो अक्सर आप देखोगे, मतलब इतना बड़ा ये इफेक्ट है, ये जो सामने है, कि अगर इस फॉर्मूले के अंदर कहीं कहीं कांस्टेंट है, मानो किसी का इंटीग्रल है समथिंग लाइक कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट में चला जाएगा, तो वो एक्स वाला पार्ट ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वेरिएबल को। तो ये एक इनडेफिनेट आंसर है, आंसर है ही नहीं एक तरीके से। ये हमारा ज्यादा सामना इससे ही होगा मेरे बच्चे, डेफिनेट इंटीग्रल से ही होगा। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, अब मैं चलता हूँ फॉर्मूलाज पे, रूल्स पे और एप्लीकेशन पे। आधे पौन घंटे का काम, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बहुत छोटा सा, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं इंटीग्रल में, लेकिन यूज सबसे ज्यादा इसी का है, बहुत ज्यादा यूज है, आप देखोगे। चले बता दें, चलो सर अब इसको पहले मैं फॉर्मूलाज लिख दूं बच्चे ना। फॉर्मूलाज में इंटीग्रल x⁴n dx, वही वाला जो हम लोगों ने वहां पढ़ा। क्या है ये, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। प्लीज डोंट से x⁴, थोड़ा सा वो चूकता है यार जब आप बोलते हो। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट,
और कंडीशन जरूर याद रखना। हाँ, ये -1 के लिए नहीं है मेरे बेटे, है ना, -1 के लिए नहीं है बच्चे। x -1 हो जाएगा पावर, तो नीचे तो वो स्वाहा कर देगा, क्या कर देगा, जीरो। जीरो करा तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा यार, बात बनेगी ही नहीं। अच्छा सर, ये बगल में सर कुछ लिख रहे हो आप? हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मेरे बच्चे इंटेलिजेंट हैं और मेरे अंदर हिम्मत है अब कि मैं इन पे सीधा एक्सटेंडेड फॉर्म का भी दबाव बना सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, जिस तरह से आप आंसर दे रहे हो, या तो आप चुपचाप बैठो, आंसर मत दो, तो मुझे लगेगा भोंदू टाइप के हैं, इनमें तो सिंपल इंटीग्रल समझने की ताकत नहीं, तो मैं क्यों ही लिखूंगा ये। इंटीग्रल में चेन रूल नहीं होता, चेन पेन नहीं होता, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। यू आर नॉट इंटरेस्टेड यार, हमें नहीं चाहिए ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रिसर्च थोड़ी ना करनी। कुल गिने चुने, मैं अभी गिनवा दूं तेरे को कि तेरे फिजिक्स में कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है, अभी कराऊंगा सवाल, अभी खुद पीवाईक्यू करा दूंगा तेरे को कि कहाँ कहाँ ऐसा हो सकता है कि ये फॉर्मेट आ सकता है एक्सटेंडेड फॉर्म। तो एक्सटेंडेड फॉर्म में बस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, अभी भी वो वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है, बट वेरिएबल अभी लीनियर है मेरी बेटिया। वेरिएबल कैसा है, लीनियर। और स्क्वायर यहाँ वो नहीं है चेन रूल की स्क्वायर हो जाए क्यों ना, लीनियर ही रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मूला है ना पुत्र, तो 5 मिनट लगेंगे, सारे फॉर्मूले बोर्ड पे आ जाएंगे। कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो है सर, अरे कुछ नहीं भाई, यही तो नीचे लिखा है, फालतू बात करेंगे, टाइम वेस्ट रहेगा, ज्यादा अच्छा है कि सर इसको याद कर ले, है ही क्या, नीचे यही तो लिखा है एक प्यारा सा। ठीक, तो बस अब गाड़ी चल पड़ी भाई, अब गाड़ी चल पड़ी। ये फॉर्मूलाज मैं लिखने जा रहा हूँ, आपसे पूछ के लिख रहा हूँ भाई। एक बात बताइएगा कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस। वेरी गुड, है ना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल cos x होगा। फिर से बोल देता हूँ, माइनस साइन एक्स का, आपने बोला रिवर्स फिनोमेना है, तो अगर माइनस साइन एक्स का इंटीग्रल cos x होगा तो साइन एक्स का इंटीग्रल, हाँ हाँ, ये भूलना नहीं, मतलब कई बार बच्चे लड़ने आ जाते हैं सर, ये अरे भाई अब ऐसा है तो है, आप कभी आप ही ने बोला था रिवर्स है सर, ये रिवर्स नहीं है, अरे है रिवर्स, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा, लेकिन अगर ये लेना है cos x को डिफरेंशिएट करके तो माइनस cos x होना चाहिए ना, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन x, तो सही है भाई, cos x का इंटीग्रल sin x, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 1/x का इंटीग्रल log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और e की पावर x तो बेचारा, इसका तो जीवन ही दूसरों के नाम कुर्बान है, इसका जीवन तो सीधा साधा चल रहा है, और 1 dx x। सर 5 मिनट यहां भी ध्यान दे लो, दिला लो सर आप। ठीक, अरे सेम है भाई, बस एक छोटा सा ए ही तो लगना है, आप चाहो तो इतनी लंबी लाइन से मत समझ लेना अंदर चला गया, ये ए ही तो बाहर लगना है, एक्स का जो मल्टीपल है वो अपॉन में ए में ही तो आना है। और व्हाट अबाउट दिस, और कोई ऐसा दबाव नहीं है कि अभी याद करने हैं सारे, भाई ऐसा नहीं है, बाय गॉड लिखे रहेंगे तो कभी जरूरत पड़ी तो मैं भी, जरूरत पड़ी तो मैं भी बता सकूंगा कि भाई इसमें किस प्रकार से। ये क्योंकि सारे इंडेफिनेट के फॉर्म में लिखे हैं इसलिए सी सी साथ में है, तो नथिंग स्पेशल। लॉग ए, हाँ ए छूट गया, ए
ए लिखना जरूरी है भाई, वही तो एक्सटेंडेड फॉर्म का फॉर्मूला है। गुड, ए तो लिखना ही पड़ेगा, ए छूट गया था यहाँ लिखना, 1/a log ax + b। तो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, बस इतने फॉर्मूलाज हैं। बस मैं ये कहूँगा कि ये पहले याद कर लो, ये हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी हो जाएंगे। अब ये कहो कि सर डायरेक्ट ही ये याद कर रहे हैं, तो भाई आपका स्किल है तो आप डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि इसमें से ये तो निकल ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो नॉट डिफिकल्ट, फॉर्मूलाज बहुत आसान है, सिंपल फॉर्मूलाज है, आराम से इन्हें याद कर लो। तो बहुत कम जो एक्चुअल फॉर्मूलाज का नंबर होता है बहुत ज्यादा है इंटीग्रल में। तो हमारे जो फॉर्मूलाज हो भाई, हम फॉर्मूलाज इस आधार पे पढ़ते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारे फॉर्मूलाज किस किस स्ट्रक्चर में है। कल जैसे मैं बात कर रहा था भाई, साइन ओमेगा टी हमारे स्ट्रक्चर में है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। तो मैं इधर उधर की बात करने की बजाय मैं उन्हीं फंक्शंस की बात करूँ ना जिनको हमें हैंडल करना है। हमें फालतू तो कुछ ऐसा करना नहीं कि जो हमारे जैसे e⁻x रेयरली कोई स्पेशली सवाल बना दे, जो चांसेस कम है। अदरवाइज हमारे कोई ऐसी थ्योरी तो है नहीं जो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कंपल करेगी। हमारा ज्यादा जो फोकस रहता है वो ये है, या तो अलजेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्री, यही दो। मतलब मैं तो केवल बच्चे से कहता हूँ भाई 2 डायमेंशन मोशन तक मेरे पे एक कृपा कर दे, केवल एक फार्मूला ये याद कर ले और एक डिवाइड x की पावर है, इतना तो कोई भी कर सकता है यार। 2D मोशन तक की गारंटी है, केवल 2 फॉर्मूले, x की पावर n का डिफरेंशिएशन और x की पावर n का इंटीग्रल। अब रूल्स देख लेते हैं कि सर रूल्स क्या है। रूल्स आर वेरी सिंपल, लाइक कांस्टेंट इनटू fx dx, कांस्टेंट बाहर और इंटीग्रल fx dx। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, क्यों नहीं। ये देखो, आप आराम से देखो फॉर्मूला सारे फॉर्मूलाज देखो आराम से। x हाँ आएगा आएगा बच्चे, मैं भूल जाऊं आप लगा दो। अगर यहाँ लिमिट नहीं है ना तो मुझे याद करा दो, इनकेस अगर लिमिट नहीं, अगर मैं भूल जाऊं आप कह दो सर c ऐड कर दो, क्योंकि इंटीग्रल कौन सा है बच्चे, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में माफी तो मांगनी पड़ेगी ना, हाँ वो भूल चूक लेनी देनी है, हिसाब के नीचे वो लिखना ही पड़ेगा भाई, वही खाते में नीचे लिखना पड़ता है। तो वही वाला हिसाब यहाँ पर भी है कि भाई जोड़ तो दिया लेकिन भगवान जाने अब क्या आ रहा है, कांस्टेंट लिखना पड़ेगा वहां, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। सभी इंडेफिनेट में सी लिखना जरूरी है, अगर मैं मिस कर जाऊं जरूर लिखना। हो गया बच्चे, ये देखो ज्यादा कहीं नहीं रूल्स। कांस्टेंट विद अ फंक्शन, तो कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल किस पे आ गया, fx पे, और ये है इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ u प्लस इंटीग्रल ऑफ v। ठीक, मल्टीप्लिकेशन को यहाँ बाय पार्ट्स बोलते हैं, पढ़ना नहीं है भाई, हिम्मत के बाहर है, और डिवीजन इसमें होता नहीं, तो अपने लिए तो बढ़िया है। यहाँ x इंटू साइन एक्स नहीं पूछ सकता कोई इंटीग्रल का, पूछ नहीं सकता, मतलब ऑनेस्टली नहीं पूछ सकता, क्योंकि वो थोड़ा हमारे स्कोप के बाहर चला जाता है और जरूरत भी नहीं, ठीक है ना, हमें जरूरत नहीं। तो यहाँ बस यही पूछ सकते हैं भाई कि इंटीग्रल ऑफ x प्लस साइन एक्स बता दो, x प्लस साइन एक्स बता देंगे हम, इंटीग्रल ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx। अब इंटीग्रल ऑफ x dx तो हो जाएगा, और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और साथ में प्लस सी, हो गया बस। इंटीग्रल जैसी कोई आसान चीज थोड़ी ना है भाई, इंटीग्रल जैसी कोई आसान चीज है ही नहीं। 2 तो रूल है सिंपल सिंपल से, और 6 फॉर्मूले प्यारे प्यारे से, और 6 वो और 6 एक्सटेंडेड। अब जैसे एक्सटेंडेड में मैंने आपसे पूछा, ये देख एक्सटेंडेड का पहला नजारा e⁻x का, ये तो परेशान करता है कई बार भाई। e⁻x का हमने इंटीग्रल पढ़ा था, -x सर आपने पढ़ा ही नहीं ना, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने आपको e⁻ax प्लस b पढ़ाया है ना, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, मैंने कौन सा वहां प्रतिबंध लगाया कि a माइनस नहीं हो सकता, a -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। बड़े सुकून के साथ देखना, मैं यहां लिखता हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, ये देखो इसी से तो मैच कर रहा है, बस एक ही जगह क्या है
-1। क्या इंटीग्रल था इसका? e टू द पावर, और इधर 1/a, इधर 1/a, तो ये क्या हो गया? e की पावर -x -1। और क्या क्या आ गया बच्चे? ये हो गया। क्या डिफिकल्टी है इसके अंदर? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी की पावर -x पढ़ा ही नहीं, से काम नहीं चलता। दिमाग से काम ले कि सर कुछ तो बताया होगा एक्सटेंडेड फॉर्म। अगर e की पावर x नहीं बताया तो e की पावर ax प्लस b का इस्तेमाल करके उसका आंसर दें। तो ये वैसे तो एक्सटेंडेड फॉर्म मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से चलते हैं, बट लगाना नहीं है क्योंकि हमें ज्यादा जरूरत है नहीं। हमें 4, 5, 6 जगह जरूरत पड़ती है, वो हम यही निपटा देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये रूल्स हैं। तो अब मैं एक जरा डेफिनेट करके दिखाता हूँ, एक डेफिनेट इंटीग्रल करके दिखाता हूँ। कर लो आप नोट कर लो आराम से। इंटीग्रल इस्तेमाल ज्यादा होता है और डिफरेंशिएशन के कंपैरेटिवली इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि इंटीग्रेट देते समय ना एग्जामिनर काफी क्वेश्चंस ज्यादा उड़ नहीं सकता है, डिफरेंशिएट करते समय उड़ जाते हैं। फिर वो नहीं सोचते आए बाएं दाएं बाएं, लिख देगा x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 फाइंड dy बाई dx। भाई तेरे को कौन सा सपना आ गया? ऐसा यहाँ ऐसा नहीं करेगा, यहाँ करेगा तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई तमाम जगह इंटीग्रल के फॉर्मूलाज हैं, आपको पता है। कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तब भी फॉर्मूला काम करता है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, लेकिन वो विद इन लिमिट रहते हैं। अब मैं अगर ई और वी के सवालों की बात करूं ना, जब तक बच्चे नोट कर रहे हैं, मजेदार बात बताता हूँ, आप एक्सपीरियंस लेना। ई से वी निकालना हो तो उसका सवाल थोड़ा सा कम आया है, पी वाई क्यू में एक आध सवाल, वो भी ग्रेविटेशन में आया है। क्यों भाई? आसान देना पड़ता है। क्या है वो? क्या दोगे? गरीब सा दोगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की, और क्या दोगे? और यही अगर भाई रिवर्स ऑर्डर में चलना हो, वी से ई निकालना हो, और तेरी फिर तो v इज इक्वल टू, पता है कैसे सवाल? v इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स निकाल दे भाई। यार ऐसा कर रहा है क्या? और खतरनाक देख ले, v इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसे फंक्शन। तो डिफरेंशिएट देते समय टीचर के हाथ खुले होते हैं, उसको पता है भाई कि डिफरेंशिएट करने में कोई लिमिट नहीं करो, लेकिन इंटीग्रेट करने में इंटीग्रल आ जाए ना कहीं तो कभी कठिन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा यार, कभी आएगा ही नहीं। एक्सेलरेशन निकालने को आए ना अगर पोजीशन से तो डर लगता है मेरे को, लेकिन अगर एक्सेलरेशन से पोजीशन निकालने को आए, लल्लू सवाल होगा, सर गारंटी दे दे। ए इज इक्वल टू लिखा होगा केटी, केटी क्या लिखा? केटी, वेलोसिटी निकालनी है, टी स्क्वायर बाई 2 ऐसे ओरल ही बता देगा बच्चा, ओरल। और यही अगर बोलेगा ना वी से ए पे जा, तो वी देगा मालूम क्या? देगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस 7, निकाल, जाओ भाई निकाल भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू दे रहा हूं तेरे को, इंप्लिसिट फॉर्म पकड़ा देगा, कठिन कठिन सवाल। तो डिफरेंशिएशन में उसके हाथ खुलने, इंटीग्रल में हाथ नहीं खुलने। तो थोड़ा सा फर्क है दोनों ऑपरेशन में, इसलिए ऑपरेशन बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन अब कृपा ऊपर वाले की रहे तो मिले तो बात है, मिलते डिफरेंशिएशन ज्यादा है वहां पे। जैसे वी से ई निकाल दो, वो ज्यादा मिलता है, ई से वी नहीं मिलता हमें ज्यादा। ठीक है, तैयारी तो सभी की करनी होती है, मैं थोड़ा सा आइडिया बता रहा था, ऐसा रहता है डिफरेंशिएशन में, तो हमें इसीलिए प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी चाहिए। इंटीग्रल में इतना प्रोपोर्शन ऑफ प्रैक्टिस का जरूरत ही नहीं है, 2-3 सवालों के बाद ही यू आर परफेक्ट, कुछ ऐसा खास है नहीं। जैसे मैंने ये सवाल लिखा बच्चे, छोटा सवाल, थोड़ा सा आइडिया लगेगा ना, बढ़िया तरीके से सब मिलके करेंगे एक सवाल। इंटीग्रल रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, लिमिट कहां से कहां लगाई? 4 से 16, 1 मिनट लगेगा भाई। इसको मैं चाहो तो अलग अलग लिख लो, चाहो तो एक साथ कर लो, अलग अलग लिख लेते हैं भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है। इंटीग्रल एक्स की पावर 1 बाय 2 dx 4 to 16 प्लस इंटीग्रल एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2 dx 4 to 16। अब x टू दी पावर 1 बाय 2 क्या होगा इंटीग्रल भाई इसका? x की पावर n वाला फॉर्मूला है ना, क्या फॉर्मूला है? x की पावर, हाँ मतलब आप तो आंसर ही बता रहे हो सीधा, मैं तो यहाँ फॉर्मूला बता रहा हूँ भाई। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n, सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा सीधा x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ठीक है, ये 3/2 अपॉन
3/2 4 to 16 प्लस ये 4 to 16, यही तो है मेरे बच्चे। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 1/2 अपॉन 1/2। तो अब थोड़ा सा सॉल्व, नहीं थोड़ा सॉल्व करते हैं भाई, 2/3 यही कर देते हैं, 2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले कौन सी लिमिट, ऊपर वाली फिर नीचे वाली, और इसमें भी 2 टाइम्स 16 टू द पावर 1/2 माइनस 4 टू द पावर 1/2। ठीक, अब पावर 3/2 को सॉल्व करना तो भाई थोड़ा देखना पड़ेगा, अगर हो पाए संभव तो। जैसे 16 को क्या लिख सकते हैं बिटिया, वैसे लिख तो बहुत कुछ सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख दो सर, अरे भाई ठंड रख, ऐसा थोड़ा 2 की पावर 4 लिख दो, कुछ भी थोड़ा लिखेंगे भाई, ऐसा लिखेंगे जो कम से कम प्रोडक्टिव हो, 4 स्क्वायर। ये मैथमेटिकल स्किल है, थोड़ा देख समझदारी का परिचय कि कुछ भी लिख दो, अरे भाई थोड़ा सोच समझ के लिखेंगे ठंडे दिमाग से, 4 स्क्वायर। ठीक, वेरी गुड, ये आएगा 2/3, सही बताया बिटिया ने, 4 स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस इसको क्या लिख दो बिटिया, 2 स्क्वायर। क्यों बोल रहे हो आप स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि 3/2 नजर आ रहा है, तभी तो आप बोल रहे हो, जिससे फर्दर कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। और क्या ही, यही सारी चीजें छोटी छोटी बहुत मैटर करती है। जैसे मेरे बच्चे ने लिखा 4 स्क्वायर और यहाँ लिखा 2 स्क्वायर, और वैसे यहाँ ना भी लिखता तो भी स्क्वायर रूट है ये, तो 1/2 पावर स्क्वायर रूट होती है, तो 16 का स्क्वायर रूट तो सीधा ही पता है ना, कितना 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2, और लिख भी देंगे तो भी आपका आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 टू द पावर 3, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 3, और ये तो मैंने बताया ये तो सीधा ही सीधा है, ये 4 की पावर 3 और ये 2 टू द पावर 3, और ये कितना हो गया बच्चे, 64 माइनस 8, और ये 4 माइनस 2 2, और 2 2 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 56। अब इसके बाद तो मैं क्या ही, मैं पूरा वैसे सॉल्व करके दे रहा हूं, मैं तो पूरा ही सॉल्व कर दिया 124/3। आप भी देखो कहीं अगर प्रॉब्लम हो तो बताओ, मैंने तो आंसर निकाल दिया पूरा आखिरी तक 124/3। ठीक, तो भाई ऐसे ही सवाल रहते हैं छोटे मोटे, कहीं जरूरत है इंटीग्रल की तो करना पड़ेगा, ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो मेरा बताने का मतलब बस ये था कि लिमिट कैसे लगानी है, अपर लिमिट माइनस, ठीक है हो गया, आराम से सवाल हो जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हम चलते हैं एप्लीकेशन, और मैथ्स ही है और क्या है, ये तो मैथ्स ही है भाई, एक सवाल तो फिजिक्स का रूप ले लेगी, अगर ये √t + 1/√t dt हो, वहां dv हो, वेलोसिटी चेंज निकालना है भाई, ठीक है आ गया वेलोसिटी चेंज, तो करना तो ऐसे ही पड़ेगा भाई। सवाल अभी लिखेंगे हम लोग, अभी लिखेंगे सवाल, थोड़े बताएंगे आपको, चले। इंटीग्रल में ज्यादा मेहनत लगती नहीं, एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन जरा समझ लेते हैं क्या है, जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी ये चीज है, जरूरी के बियॉन्ड है बात, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड बच्चे, हाँ इसको थोड़ा सीरियसली कंसर्न है, समझ लेते हैं भाई। मेरे बच्ची को पता है एवरेज वेलोसिटी, नहीं पता सर, एवरेज एक्सीलरेशन नहीं पता सर, याद नहीं है, पुरानी बात है, 1-2 साल पहले कोई बोला करता था, पता नहीं वो टीचर कहाँ है अब, वो छोड़ा है मैं उससे, वो जो बोलता था मुझे नहीं अच्छा लगता था। एवरेज करंट, हाँ वो अच्छा था, उसने नंबर दिला दिया मेरे को 12th में। एवरेज करंट तो अभी पढ़ा है, एवरेज वोल्टेज अभी पढ़ा है एसी में, वो फिर भी अच्छा था। लेकिन सारे एवरेज निकालने के, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो ऑल्टरनेटिंग करंट तो कंटिन्यूअस थी ना बच्चे, अगर कंटिन्यू भाई क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स से एवरेज निकालना है तो डिस्क्रीट है, 4 + 6 + 10 / 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेकिन अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है फिर मैनुअल समेशन साथ छोड़ देगा। तो मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, किसी भी फंक्शन का अगर एवरेज लेना है, किसी भी फंक्शन का एवरेज, तो वो है
इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय इफ इट समेटेड फ्रॉम x1 टू, मेरे बच्चे ये फंक्शन वेलोसिटी का हो टाइम के साथ, ये फंक्शन वेलोसिटी का हो पोजीशन के साथ, ये फंक्शन काइनेटिक एनर्जी का हो टाइम के साथ, ये फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी का हो टाइम के साथ, काइनेटिक एनर्जी विद द डिस्टेंस हो, पोजीशन एनर्जी विद डिस्टेंस। मैं तेरे को सबसे बड़ा सवाल कराऊंगा यहाँ, सबसे वैल्यूएबल क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस वो कराऊंगा यहाँ पर, बहुत ही वैल्यूएबल। लेकिन एवरेज निकालने का ये मेथड, मैं कुछ एवरेज लिखता हूँ। जैसे किसी ने पूछा, सुना मेरे बच्चे, एवरेज ऑफ v विद टाइम। अब मेरे को v और t लिखने देना, मैं लिखूं क्या टाइम टू ही? लिखना तो नहीं ना टाइम टू, क्योंकि जब मैं लिखूंगा ना विद टाइम तो ही मेरा बच्चा समझ पाएगा ना कि वेरिएबल क्या, ऐसे तो नहीं समझ पाएगा। तो v dt अपॉन, ठीक, और v क्या है? v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैं लिख देता हूँ क्योंकि नए नए हो आप, तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सम्मान करना पड़ता है, नया जमाइए, खिलाना पड़ता है भाई बैठा के थोड़ा थोड़ा, तो वरना थोड़ी देर में लिखना बंद कर दूंगा। कोई पूछे पूछे पढ़ो जरा, वी मत बोल, वेलोसिटी बोल दे यार, थोड़ा अच्छा लगेगा, बच्चे भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा। एवरेज ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन, एवरेज ऑफ वेलोसिटी विद पोजीशन। मेरे को नहीं डर लगता, मेरे को नहीं, स्पेस में अगर वेलोसिटी की एवरेज निकालनी पोजीशन, मुझे डर नहीं लगता। मैं मैथ्स पढ़ के आया सर, किसी और को डराना? ये बोल जरा इंटीग्रल, बोले वी डी एक्स अपॉन x1 टू, ये तो जो मतलब किसी इंस्टीट्यूट के वन डायमेंशन मोशन का सबसे खतरनाक सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है। और मैंने बोला बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल हैं, तो उसमें एक बड़ा खतरनाक सा सवाल है, स्पेस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की एवरेज वेलोसिटी निकालो विद टाइम, और स्पेस में यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की एवरेज वेलोसिटी निकालो विद पोजीशन, और इसका रेशियो बताओ। ये एक बड़ा शानदार सवाल, लल्लू है यार। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लेके अगर मैं करूं, यहाँ क्या आएगा 80, तो यहाँ √2ax, और यहाँ इंटीग्रेट करूं मैं 0 से t, यहाँ करूं 0 से x। 1 मिनट में आंसर आइए। एवरेज निकालना मैं बताऊंगा भी, करूंगा भी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं, सवाल काइनेमेटिक्स का है। काइनेमेटिक्स उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन एक मदद करेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एवरेज निकालने में मदद थोड़ा करेगी, एवरेज निकालना तो गणित में आना चाहिए भाई, कुछ भी एवरेज निकालना हो। तो मैं शुरुआत करता हूं एक सवाल से, फिर हम लोग थोड़ा सा एक आध सवाल आपसे और भी करेंगे, बट लिखना सीख गए। ये सवाल भी है अपने आप में, एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, बशर्ते कि फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस, तभी इंटीग्रल की जरूरत है। डिस्क्रीट वैल्यू का एवरेज कौन ही पूछेगा यार, ठीक है ना। 1 मिनट मॉड्यूल खोलना जरा, 1 मिनट खोलना, थोड़ा मॉड्यूल भी सॉल्व हो जाए ना, थोड़ा मॉड्यूल सॉल्व हो जाए, बस बस बस। ये आखिरी के 2 सवाल, 23-24 ही तो बाकी हैं, और बचा ही नहीं कोई, और बचा ही कहाँ है। 23 नंबर सवाल क्या है बच्चे, एवरेज ऑफ साइन एक्स। तो देख, साइन एक्स का एवरेज देखो, ठीक है ना, ये साइन एवरेज का है उत्तर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंबल है। अब एवरेज लिखना लैंग्वेज में थोड़ा सा ऐसे, तो कैसे लगाएंगे बताइए। इंटीग्रल, भाई मैंने फॉर्मूला सिखाया है, इंटीग्रल का सबसे बड़ा उपयोग आपसे शेयर किया है मैंने, कि एवरेज ऑफ साइन एक्स, एवरेज ऑफ एनी ऑफ द थिंग विच इज कंटिन्यूअस फंक्शन, उसका अगर एवरेज निकालना हो, जिसको मैन्युअली एड ऑन, क्योंकि एवरेज के लिए वैल्यू को जोड़ना जरूरी है ना, कुल वैल्यू कितनी है। तो इंटीग्रल ऑफ, और एंगल का लिमिट बता दे बच्चे, अपॉन, बस हो गया। अब ये कि जानकारी बस ये होनी चाहिए, जानकारी ये होनी चाहिए मैथमेटिकली। साइन एक्स का इंटीग्रल मैं करता हूं साथ में, क्या अपॉन पाई बाय 2, माइनस उत्तर बाहर, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना भाई। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 0, तो ये हो गया
आगे आंसर उतार में ही देखो, एक दिन तक ये रटा रटाया फॉर्मेट होता है, अगले दिन अपना हो जाता है। एक दिन तक होता है कि सर ने बताया, सर ने बताया, सर ने बताया, अगले दिन हम किसी और को जब बता देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बस इतने ही देर होते हैं, सर ने बताया, सर ने सिखाया, फिर उसके बाद सब निकल के हो गया ये हमारा है, अब तू भी मुझसे सीख ले भाई। ये यही चीज है, एक दिन की बात है कि आज चल मैंने कराया, कल ये तेरे को अपना हो जाएगा भाई, जब लगातार काम चलता रहेगा। तो एक एवरेज निकालनी थी और हमें पता था एवरेज निकालना हमें इंटीग्रल मदद कर देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके ठीक नीचे एक सवाल और दे रखा है, अब आराम से पहले नोट कर लो अच्छे से, कोई जल्दीबाजी नहीं करो। उसके ठीक नीचे जहां पे ये किया बेटे, वहां एक सवाल और दे रखा है ना, और उस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है हमसे, एवरेज वेलोसिटी पूछी है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। हाँ ये जरूर बोलो, रिस्पेक्ट नहीं बोलोगे तो मैं वेरिएबल कैसे सेट मारूंगा, क्योंकि मेरा देख एवरेज ऐसा नहीं होता कि बस एवरेज निकालो, मेरे को ये जरूर है कि एवरेज किसके साथ निकालू। आप वेरिएबल बताओ, टाइम हो, पोजीशन हो, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 है ना, यस। और उसमें बोला है इसने एवरेज वेलोसिटी, देख मैं लिख रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, देखो इंटीग्रल v, वेरिएबल क्या है, वी डी टी, और टाइम बता दो, लिमिट क्या है, हाँ 0 to 5, 0 5। अब ये तो प्योर काइनेमेटिक्स का सवाल है ना, ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल है बच्चे। और v का वैल्यू 2t, 2t प्लस 2t स्क्वायर 3t। ठीक, तो मतलब सॉल्व करना है, मेरी तरफ क्या देखना है उसको, मैं कर रहा हूँ सॉल्व। देखो इधर 1/5 बाहर आ गया और सब पे अलग अलग इंटीग्रल लग गए, अब मैं लिख नहीं रहा, लग गए सब पे अलग अलग, अलग अलग को इंटीग्रेट कर देता हूं, तो टी का इंटीग्रल यही होगा ना, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और टी स्क्वायर का इंटीग्रल और यहाँ 1 है, 2 के साथ तो 1 ही है ना, 1 dt कितना, फाइव लगा दे, क्या आ जाएगा बच्चे, 32 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो एक सवाल मैं होमवर्क में दूंगा, आप आराम से करना, मैं लिखता हूँ, मेरा थोड़ा फायदा भी हो जाएगा, आप आराम से करना। सवाल पे तो देखो, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, पर अब लैंग्वेज से डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, मजेदार बात है। तो मदद मेरी है पूरी, आप बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, क्योंकि देख
सर ये अच्छा था, ऑब्वियसली अच्छा था, मैथ्स थी, लेकिन उस दिन ये खराब हो जाएगा जिस दिन कोई इसके साथ फिजिक्स जोड़ देगा। यही सवाल अगर फिजिक्स के चैप्टर में चला जाए, मैं जानता हूँ ना, मैं टेस्ट में यूज करता हूँ ना, यही सवाल अगर काइनेमेटिक्स के टेस्ट में दे दो, कोई फ्रेम ऑफ माइंड बना के ही नहीं आए, वहां तो सोचना पड़ेगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट के लिए जैसे विचार वहां क्या आएगा, एक्स निकालो, पहले v को इंटीग्रेट करके x निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो टाइम डिफरेंस से, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालो, तब ये स्ट्राइक नहीं करता मैथमेटिक्स। अभी तो मैथमेटिक्स चैप्टर में लिखा हुआ है तो पता है कि एवरेज पढ़ाया जा रहा है, निकल जाएगा। तो फिजिक्स जब आ जाए तो कोई ऐसा घबराने की बात नहीं होती, तब भी आराम से वैसे ही मैथमेटिक्स लगी। आप पार्टिकल परफॉर्मिंग ऐसे, मैं मदद करूंगा, अभी मैं आपसे नहीं कह रहा कि फॉर्मूला आप मुझे बताओ, हाँ इतना आसान सवाल है कि आप जरूर इसका आंसर निकाल पाओगे। आंसर निकालोगे तो मैं कुछ स्पेशल बात ही सिखाऊंगा उसमें। फाइंड एवरेज ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विद पोजीशन। अब मैं एक लाइन बोलता हूँ, सुनना। जब आप एनसीईआरटी खोलते हो तो एनसीईआरटी में लास्ट से तीसरा सवाल, मैं सभी बच्चों को बता दूं कि मैं अगर एनसीईआरटी की बात करता हूं तो ये पुरानी एनसीईआरटी है, नई की बात नहीं करना। पुरानी नई मतलब दोनों के वेट में बहुत अंतर है, तो प्लीज है ना, जो भी के नंबर सर आप सोचो है नहीं यहाँ, ऐसा नहीं है, होगा वहां। लास्ट से तीसरा या चौथा सवाल आपको दिखेगा जिसमें उसने बोला कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल का काइनेटिक का और पोटेंशियल का एवरेज सेम होता है, इसको शो करो। दैट्स अ क्वेश्चन फॉर स्कूल एग्जाम कि शो दैट एवरेज ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर सेम विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। चैप्टर आएगा, करेंगे, लेकिन इतना तो याद हो ही जाता है बच्चे को कि टाइम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक और पोटेंशियल का एवरेज क्या है, सेम। ये तो रट गया। अब हमें शो तो नहीं करना। मेरे एसएचएम के चैप्टर में सवाल है एवरेज ऑफ के अपॉन एवरेज ऑफ यू का रेशियो क्या होगा। बच्चे बच्चे को याद है, टिक पिक पिक पिक, बड़ी ऑप्शन दे रखे, के इज 2 टाइम्स यू, के इज 1/2 टाइम्स ऑफ यू। तो बच्चा जानता, मेरे को जब एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसे ही आएगा, रेशियो निकाल दो 1। अप्रूव करना चलो सर सिखा देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी तो याद हो गई। मैंने कुछ और बोला, मैंने टाइम के साथ एवरेज नहीं पूछा है, किसके साथ। देखने वाली बात ये है, क्या यहाँ भी ये बराबर होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो ये सवाल करके लाभ आपको मिलेगा, मुझे नहीं। मैं थोड़ा कमाने आया हूँ, नहीं कमाने तो मैं भी आया हूँ, ऐसा नहीं आया हूँ, लेकिन वो मतलब ये नॉलेज की कमाई तो आपको ही करनी है, मुझे थोड़ा करनी है। तो मैं बस इससे फायदा ये है, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, डरना नहीं है देख, और डर के तो काम चलता ही नहीं। पढ़िए फॉर्मूला जरा, आउट ऑफ सिलेबस की बात तो नहीं हो रही ना, बस बाकी तो फिर कुछ भी बोलो सर, जब इन सिलेबस है तो आप कुछ भी बोल सकते। क्या लिखा हुआ है, मेरे को अच्छा ही लग रहा है सर। अबे के एक्स स्क्वायर लिख लियो, तेरे को अगर ज्यादा उलझन हो रही है तो के एक्स स्क्वायर लिख लेना बेटा, लेकिन मेरा सवाल होना चाहिए, मुझे इसी की एवरेज चाहिए, किसके साथ, एक्स के साथ। पोजीशन छोड़ के एक्स बोलना शुरू कर दे। फॉर्मूला तू बताएगा तो मैं लिखूंगा, वरना मैं लिखूंगा ही नहीं। बोल फॉर्मूला, बोलो फॉर्मूला, बोलो। इंटीग्रल ऑफ, उसको छोड़ दे अभी, उसको मैं पुट कर लूंगा। तो फॉर्मूला बना दे पहले जनता जनार्दन के लिए। हाँ बस जनता, जनता के लिए काम करो, जनता के लिए। नेता देख जनता के लिए कितना काम करते हैं, बेड़ा गर्क करते नहीं करते, जैसे तू भी जनता के लिए काम कर। गलत सलत बता, यू डी एक्स आगे। हाँ अब x2 माइनस x1 भी मैं बताऊंगा, देख कैसे, माइनस ए से ए। यही होता है ना पाथ कि सर एसएचएम मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं हूं ना यार बताने के लिए। एसएचएम मतलब जिसमें ऑसिलेशन होता है x0 में के दाईं तरफ से बाईं तरफ के बीच में, माइनस ए से ए के बीच में, तो बस लिमिट माइनस ए से ए। अरे हेल्प देने के लिए तो मैं बैठा हूं। मेरे को एक बात बता, पढ़ना तो इन्हीं कारणों से है ना, मेरे को यार पढ़ना तो इन्हीं कारणों से इंटीग्रल, मैं x की पावर n की प्रैक्टिस कराता रहूं, नहीं मेरे किसी काम का नहीं। मैं x की पावर n की कोरी प्रैक्टिस मेरे किसी काम के नहीं। प्रैक्टिस मेरी वो काम की है जिस दिन मेरा बच्चा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज निकालेगा, जिस दिन मेरा बच्चा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज फाइंड करेगा, फोर्स से मोमेंटम चेंज निकालेगा, उस दिन प्रैक्टिस मेरे काम की। मेरे को नहीं चाहिए इंटीग्रल इंटीग्रल। x टू दी पावर n का इंटीग्रल तो सबको याद है, लेकिन हर बच्चा फिजिक्स के सवाल तो नहीं कर पाता ना बेटा। एप्लीकेशन से जोड़ के पढ़ना है, एप्लीकेशन से हट के अगर मैथमेटिकल टूल पढ़ा है तो उसका पढ़ना ना पढ़ना बराबर माना जाता है, उसमें कोई फिर महत्वपूर्ण नहीं होता वो, और समय समय पे एप्लीकेशन जुड़ते रहेंगे। वेरी गुड, तो इसमें कोई दिक्कत हुई,
कोई दिक्कत नहीं। अब देख, ठीक है, अरे कांस्टेंट पहले ही बार लिख दिया, बस अब इसको करना है घर जाके। मैं थोड़ा करूंगा, मैं नहीं करूंगा भाई गॉड, मैं छूंगा भी नहीं सवाल को। और मैं क्यों छूंगा भाई, मुझे थोड़ा एग्जाम देना है, इंटरेस्ट है आपका, जिसको जिसको इंटरेस्ट होगा वो करके दिखाएगा। सर ये देखो ना, देखो सर, ये है मेरे को, मेरे पास सबूत रहता है ये कि भाई कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा। और बचकाना सवाल दिया है सर ने प्रैक्टिस के लिए, क्या है, एक्स स्क्वायर डीएक्स कर लो। हाँ, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट, अब इतने में हाथ नहीं चलता। तो भाई अब ये तो फिर आप ही जानते हो कौन सी मेहंदी लगवाई है, जोधपुर वाली स्पेशल, वो कभी नहीं उतरेगी, वही वाली लगवा रखी है, तो उसमें तो मैं हाथ नहीं चलवा सकता। तो चल मैं के भी बता देता हूँ, इधर देख, इधर देख भाई, इधर मैं बस इतनी मदद करूंगा बस। जब लड़ाई होगी ना गणित से फिजिक्स के लिए, तो मजा तो तब आएगा, असली लड़ाई तो तब शुरू होती। ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ ना, आपसे थोड़ा कह रहा हूँ कि आप लिखो यार। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरा बच्चा जो है अगर इस फंक्शन को लेके स्ट्रेस ले, तो यार वो तो फिर मतलब फिर तो वो टेंशन में ही जीता है। कांस्टेंट को लेके तो स्ट्रेस होती है बंदे की, है उसको उठा के पटक देना है बाहर। लड़ाई किससे है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। नहीं फालतू सब इतना बड़ा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बड़ा भाई। तेरे को अगर टेंशन हो रही है इसकी जगह सी लिख ले थोड़ी देर की, तेरे को उलझन हो रही है, क्या करूं भाई, सी लिख ले। सी छोड़ेगा तब तो लल्लू सा सवाल बनेगा ना, जितना छोटा इंटीग्रल का सवाल तो है ही नहीं। तो करना तो है ना, के का एवरेज बता क्या लिखेंगे, इंटीग्रल के डीएक्स। मैं ज्यादा हेल्प दे दी मैंने आपको, हाँ मैंने ज्यादा हेल्प दे दी। अब आप वैल्यू निकाल के मुझे बताना। तो मैं बिना चैप्टर पढ़े एसएचएम का एक प्रॉपर्टी आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तो मैंने बोला है ना लिखी हुई है, उसको जाके तो स्केच पेन से डार्क कर दो, बोल्ड मार्कर से, कि काइनेटिक पोटेंशियल एवरेजेस आर इक्वल इन एसएचएम विद टाइम। पढ़ना, हमेशा इक्वल नहीं होती, ये तू जानता है केवल पोजीशन के साथ क्या आएगी। अब तू मुझे बताएगा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, वरना मैं खड़ा हूं। मतलब कर लेना, मैं ये तो आपको होमवर्क में दिया, मैं ये नहीं कहा कि यही कर, मैंने बिल्कुल नहीं बोला, आराम से करना साफ साफ। और प्लीज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर पे अगर आपको उलझन हो रही हो तो बच्चों आपको रेशियो निकालना है ना, कौन किसका कितना है, तो वो तो वैसे भी नहीं आने वाला। तो व्हाई आर यू वरिंग अबाउट दिस टर्म यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक, इस टर्म को लेकर तो चिंता करनी ही नहीं है, और बाकी जो टर्म है वो तो वैसे ही इतना बचकाना है सर, छोटा सा है, उसको लेके तो कोई स्ट्रेस ही नहीं इंटीग्रेट करने में। इसको करके आप मुझे बताओगे और मतलब देखेंगे आपने क्या निकाला हो, देखेंगे। चले आगे, कर लेना भाई सवाल, मैंने आपके असाइनमेंट के तो दोनों करा दिए हैं। चलो खत्म करते हैं इसे। एरिया बाउंडेड विद एक्सेस, ठीक, एरिया बाउंडेड। अब एरिया बाउंडेड जो है, सुनना मेरे प्यारे बच्चे, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं की सर। ये कर्व है और हर कर्व का अपना एक ऑब्वियसली एक्सप्रेशन होता है ना, ये उसका एक्सप्रेशन लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स। मुझे इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया चाहिए मेरे बच्चे, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। मैं कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं करूंगा, सीधा फॉर्मूला आपसे शेयर करूंगा, होपफुली वो फॉर्मूला आप याद रखोगे। अगर मुझे ये शेडेड पोर्शन एरिया चाहिए ना, क्या फॉर्मूला है, वाई डी एक्स। और मेरे बच्चे वैसे मुझे मैक्सिमम केसेस में एक्स एक्सिस के साथ ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वाई एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया चाहिए तो ऐसा नहीं कि मेरे को समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई। देखो बिना बताए ही आप आइडिया लगा लेते हो, मैं लंबी चौड़ी कोई बात है नहीं और ज्यादा टाइम देना नहीं, सीधा इंटीग्रल वाई डी एक्स बाय फंक्शन दिया होगा तो कोई डिफिकल्टी होगी नहीं एरिया निकालने में। एरिया का अपना पर्पस है, मैंने बोला
बहुत सारी डेफिनेशंस एरिया से जुड़ेंगी, बहुत सारी डेफिनेशंस एरिया से जुड़ेंगी। जैसे मैं बोलूं, सुना, ये कि मैंने मदद दी है, मतलब अब देखो कुछ दिन बाद तो ये मदद नहीं दूंगा, आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप याद रखोगे। एक बार पढ़ना, इंटीग्रल वी डी टी, जहां वी जो है ना, वो वी क्या है बच्चे, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, जैसे कंफ्यूजन ना हो। तो इंटीग्रल वी डी टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो अब मेरे से एक सवाल सुनना भाई ध्यान से। ये वी और टी का ग्राफ है बच्चे, क्या दिया हुआ है, v इज इक्वल टू साइन टी दिया हुआ है। ये वी और टी का ग्राफ है, कोई भी ग्राफ दिया तो एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, आपको निकालना है, ठीक। अरे वैल्यूज में मैं मदद करूंगा, वैल्यूज को लेके आप डरना नहीं, मैं वैल्यूज के ट्रेंड अभी याद करवा दूंगा तेरे। एंगल को लेके डरना नहीं, वो मैं हटवा दूंगा। सवाल समझ में आया? अब मैं थोड़ा सा मतलब डर गया हूँ आपसे, वरना मैं साइन टी ना लिखता, साइन ओमेगा टी लिखता, लेकिन मैं सही में डर गया आपसे। ये नहीं यार, अभी इतना नहीं, ओमेगा टी लिखता, एक्सटेंडेड फॉर्म वाला फॉर्मूला बन जाता, थोड़ा बड़ा हो जाता। मैंने अभी सिंपलेस्ट वे में लिखा, क्या, v इज इक्वल टू साइन टी। अब देख, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो सोचो ये फिजिक्स मैंने ऊपर बता दी है, और ये फिजिक्स आपके माइंड में होगी वहां, अभी नहीं। अभी तो मैं मदद कर रहा हूँ कि सर इंटीग्रल वी डी टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब इंटीग्रल वी डी टी मतलब मैं अगर बताऊं तो मुझे पता है कि v ऑन द वाई एक्सिस है और t ऑन द एक्स, है ना बच्चे, v वाई एक्सिस पे है, t एक्स एक्सिस पे। तो एक मिनट के लिए जरा सुनो, नहीं है वाई डी एक्स के इक्विवेलेंट, इंटीग्रल वी डी टी मेरे इस फिगर के अंदर वाई डी एक्स के इक्विवेलेंट है कि नहीं है, पहले बताओ, है ना इक्विवेलेंट? ये आपको करना पड़ता है वहां पे। ये फिजिक्स है और ये मैथमेटिक्स, जिसमें आप बोलोगे कि इंटीग्रल वी डी टी जो कि डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, इंटीग्रल वी डी टी वाई डी एक्स के इक्वल है। इसका मतलब वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इंटीग्रल वाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, ये तो ऊपर लिखा ही है। तो एरिया इंटीग्रल वी डी टी के बराबर है, और आपको मालूम है इंटीग्रल वी डी टी किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अगर आप क्या फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, एरिया फाइंड कर लो, तो पार्टिकल का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस नहीं, क्या, हाँ, ये आप खुद वहां कोरिलेट करते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जैसे आपने पढ़ा ना, ये मैंने हेल्प दे दी थी आपको ना, बड़ी एक हेल्प, काइनेमेटिक्स पढ़ने के बाद नहीं है, काइनेमेटिक्स से पहले दी है मैंने। काइनेमेटिक्स पढ़ लोगे तो ये आपको मालूम रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर एरिया है तो एरिया निकाल दो भाई इसका, बोलो एरिया, बोलो एरिया, बोलो एरिया। अब एरिया इंटीग्रल वाई डी टी, यही तो है एरिया, ये निकलेगा ही, सुनना, एरिया ही तो है। तो अगर मैं एरिया, एरिया बराबर है ना साइज, बराबर ही तो है साइज यार, बराबर नहीं है ना बराबर। ये एरिया किसमें, प्लस में, और ये एरिया, जब टोटल एरिया निकालोगे तो अपने आप ही, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो एरिया निकालने के लिए
साइन टी को इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, 0 से कौन से एंगल तक निकालना था, ठीक। और अगर जरा सी समझदारी है ना, क्योंकि साइन का फंक्शन है, सिमेट्री के दोनों तरफ, अगर समझदारी है तो मालूम है कि ये पॉजिटिव एरिया तो बचेगा कितना, 0 से पाई बाय 2। अब वो आपकी चॉइस है, आंसर सेम ही आएगा। आप 0 से 90 करो या 0 से 3 पाई बाय 2 करो, तो मैं चलो 0 से 3 पाई बाय 2 कर देता हूँ, आप 0 से 90 कर लेना है, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या है भाई, इसका मतलब ही ये है तो एरिया ही ना, एरिया ही आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ना, यही तो आपको दे रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो बस आपने जब एरिया निकालने की कोशिश करी, तो एरिया इतने हिस्से का जब आपने ग्राफ में देखा ना, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव तो नलीफाई हो रहे हैं, और बाई चांस अगर यहां तक बोलता ना, तो कितना हो जाता, 0। बहुत बार तो निकालना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट यहां एरिया से रिकवर हो रहा है। अब एरिया तो ज्योमेट्री का आप जानते हो कैसे निकालना है। अब इसमें एरिया निकलेगा विद द इंटीग्रल वी डी टी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है भाई, ये वैसी शेप तो है नहीं ट्रायंगल या रेक्टेंगल या स्क्वायर में फॉर्मूला लगा के निकाल लूं। इंटीग्रल वी डी टी से जब मैं एरिया निकालूंगा, तो मुझे यहां से यहां तक इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस और माइनस तो आपस में कैंसिल है। बट अगर आप करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई रोक नहीं। साइन टी का इंटीग्रल बताओ, 0 से 270 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ डरो नहीं, अपर लिमिट, ठीक है ना, और बिल्कुल मत डरो। देख मैं एक छोटी सी बात बोलूं, कॉज 90 कितना होता है, 0। कॉस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 सब 0 है यार। पाई बाय 2 के जितने मल्टीपल हो, कम से कम मैं 500 बार आपके साथ ये बात करूंगा, और यहां से जाओगे तो रट के जाओगे आप। कॉस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 सब 0 होते हैं, ठीक। इसी प्रकार साइन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 चलते रहते हैं। साइन पाई बाय 2 प्लस 1, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1, 5 पाई बाय 2 प्लस 1, 7 पाई बाय 2 माइनस, सब याद, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू सब याद हो जाती है। बस मामला ये है कि ज्यादा से ज्यादा बार वो आए, तो आएंगी कैसे, जब सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मरता क्या ना करता, वैल्यू तो आएगी आएगी आएगी, तो टीचर से डिस्कस भी होगा, टीचर भी 4 लाइनें बोलेगा, तो बोलेगा तब जब वैल्यूज आएंगी और वो प्रैक्टिस पे है। तो हाँ कुछ पूछ रहा था बेटा, क्या मेरे बच्चे, किसमें, नहीं एवरेज नहीं निकालना ना, बस एरिया निकालना होता, एवरेज थोड़ा निकालना है, केवल एरिया निकालना था बच्चे, केवल एरिया। और एरिया ऑफ फंक्शन क्या होता है, वाई डी एक्स या वी डी टी, मैंने यहाँ पे सवाल किया, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0, 1 आ गया, सिंपल है। और अगर आप 0 से 90 करते, मेरी बात मान लेते, तो भी आ जाता, तो भी आपका आ जाता, ठीक। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि मैंने लिखा इंटीग्रल ऑफ वी डी टी डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही अभी कर रहा हूं बच्चे, क्यों चिंता कर रहा है, ये y, ये एक सिंपल सवाल है और कुछ नहीं। ये y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है, और ये 1,2 पॉइंट है, और सिंपल सवाल, मैंने वेरिएबल नहीं लिखा, इस बार फिजिक्स का नहीं है, मैथ्स का सवाल है। और वैसे अगर मन से बोलूं तो बेकार ही है, बिना फिजिक्स को जोड़े अगर सवाल कर रहे हैं तो मन की शांति है, इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन ठीक है, अब क्या किया जाए, अभी फिजिक्स पढ़ी नहीं है तो मन की शांति ले लो भाई, नंबर नहीं मिलने वाले वाई एक्स से। फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अब कराना पड़ता है भाई, एंड इसी से करना पड़ता है, मधुर सवाल से, सिंपल। अब शेडेड पोर्शन कहां से कहां तक एक्सटेंडेड है, x 0 से, सर x की लिमिट, हाँ ऑब्वियसली बच्चे बाउंडेड विद x एक्सिस है ना, तो फॉर्मूला क्या है एरिया का, इंटीग्रल y dx, और लिमिट कहां से कहां तक, हाँ x की। और अगर यही मैं इधर शेड मार देता, तो इंटीग्रल x dy हो जाता, लिमिट किसकी होती, y की, राइट। तो यहां y dx और y का वैल्यू 2 बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रल
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो गया 2/3 यूनिट, मतलब वो थोड़ा लिखना पड़ता है भाई, यूनिट या स्क्वायर यूनिट जो भी लिखना चाहो लिख दो। तो ये आपका एरिया बाउंडेड का फॉर्मूला है, सिंपल। ये पर्पसलेस है, इसका कोई पर्पस नहीं था, लेकिन जो आपने पीछे किया वो पर्पसफुल था। आप एरिया निकाल रहे थे क्या फाइंड करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं एरिया से जुड़ेंगी, जैसे वहां डिस्प्लेसमेंट जुड़ा, बहुत सारी डेफिनेशंस ऑब्वियसली जुड़ेंगी किससे, एरिया से। तो आपको वो दिमाग में होगा कि वीटी ग्राफ एरिया कैन गिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक, बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी। एफटी ग्राफ एरिया कैन गिव मोमेंटम चेंज, बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी। विद द टाइम जो आप देखोगे चैप्टर वाइज चैप्टर जुड़ती जाएंगी। तो मेरे उस सवाल को जरूर करके लाना जो मैंने दिया है, काइनेटिक पोटेंशियल का एवरेज। बाकी ये पूरा मैथमेटिकल टूल है, आसान है, पूरा मॉड्यूल आप कर सकते हो। इंटीग्रल में सारे सवाल आप कर सकते हो। एक्सटेंडेड फॉर्मूलाज मैं एक सवाल लिख देता हूँ, सिंपल सवाल, ज्यादा कठिन नहीं। एक सवाल मैं लिखता हूँ, आप उसको जरूर करना। मैं क्वेश्चन लिख के आपको एक्सप्रेशन बना के दूंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि समय कम है तो मैं एक सवाल लिख देता हूँ ना बच्चे। एक बार सवाल पढ़ो, क्या है। नहीं वो, अरे यार, आई करंट इन अ सर्किट इज इक्वल टू, मैं फोटो भी बना। अरे यार ये लोग पढ़ते नहीं इज्जत से सवाल, दिल तोड़ देते हैं सामने वाले का। यहाँ से पढ़ना शुरू कर दिया, मैं वहां लिखा पढ़ा। एक ये तो समझ में आ गया क्या है ये, रेजिस्टर है भाई, और उसमें हमने क्या पास करी है, करंट। अब मैं ज्यादा लंबी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा ना। तो किसी रेजिस्टर में करंट पास करी, और करंट कांस्टेंट नहीं है मेरी बेटी, कैसी है, वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो मेरे से ये पूछा गया कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन आर, हीट प्रोड्यूस निकालना है व्हेन अ करंट पास्ड फॉर, जब करंट को कितने सेकंड के लिए पास किया गया, 2 सेकंड के लिए पास किया गया, ठीक है ना। तो अब ये फिजिक्स है, मदद मैं करूंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दो, बस आपको इंटीग्रेट करके लाना है। तो मेरे को बताना कि कक्षा 10 का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, बुलंद होके बताना। अगर कांस्टेंट करंट पास करते आई तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, है ना। यही फॉर्मूला मेरे बेटे सर लिखवाएंगे अगर एसी हो या करंट वेरी कर रही हो, तो मैं फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। मालूम क्या, ये फॉर्मूला सर देने हैं आपको, और याद हो भी गया तो क्या नुकसान है भाई, ठीक। तो थोड़ा मॉडिफाइड है। कभी अगर करंट टाइम के साथ बदले, ये रटना है फॉर्मूला, मतलब मैं रटवाऊंगा आगे, आपको अभी नहीं रटना। पूरे एसी चैप्टर में भी यही चलता है, क्योंकि जो फॉर्मूला आपने बोला आई स्क्वायर आर टी, इसमें एसी करंट का तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकलेगा, वो तो वेरिएबल करंट है, कांस्टेंट थोड़ी ना है वो। अगर करंट आपकी टाइम के साथ बदल रही है तो हीट प्रोड्यूस के फॉर्मूला चेंज हो जाते हैं। वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है सामने, इंटीग्रल करो घर जाके, मेरी तरफ क्या देखो, लिमिट लगाओ और निकाल हीट प्रोड्यूस, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये आपको रटा होगा बाय गॉड। और ये सवाल जैसा पेश हुआ था ना 2015-16 में, बाजा बता दिया था बच्चों को। मैंने तो तेरे को आसान करके दिया है, पता क्या दिया था सवाल में, इमेजिन करो सवाल में क्या दिया था वहां, क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू रेजिस्टेंस, वैल्यू किसकी दी थी, क्यू की। पूछा क्या था, हीटिंग इफेक्ट। मैंने तो क्यू का आई बना के दिया है, मतलब डी क्यू बाई डी टी करके दिया। सवाल ऐसा नहीं था, सवाल बहुत गहरा था, लेकिन चलो हम भी सीख जाएंगे भाई, समय आएगा हम भी कर लेंगे। अभी तो मैंने सवाल लिख दिया है ना, ये तो कर ही लोगे ना, इंटीग्रेट कर लेगा ना भाई, करना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरह का एक्सक्यूज है नहीं, आप खुद करेंगे ये सब, तो करके लाएंगे ना सवाल। बढ़िया है, ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर करिएगा।
तो इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स। तो हम लोग जब नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे तो 1 डायमेंशन मोशन हमारा अगला चैप्टर होगा, उसके बाद बीच में वेक्टर आएगा, फिर 2D मोशन। तो हम मोशन पे आ गए, मेन स्ट्रीम फिजिक्स में आ गए हम, है ना। नेक्स्ट टर्म से हम वही स्टार्ट करेंगे, 1 डायमेंशन मोशन। ठीक, अरे वो हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन, अरे वो हो जाएगा, वो हो चुका है एक बार, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर साल में 6 बार हो। हाँ बस वो चिंता नहीं। डेट्स ऑल, थैंक यू। आप पढ़िए आराम से। 2 होमवर्क है भाई।